This conference will now be recorded. Okay, so I had this idea. So let me tell you a little bit about data sufficiency. So data sufficiency is a question type. Okay, this is not a chapter. Okay, इसे चैप्टर की तरह ना समझें आप. ये क्वेश्चन टाइप है. जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं. वैसे ही डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी चैप्टर में पूछे जा सकते हैं. Data sufficiency is an amazing question type which doesn't only check your knowledge content in a particular chapter. Not only does it check your basics understanding, but also um, कि आप कितना कम से कम डेटा यूज करके आंसर निकाल सकते हैं. दूसरी बात कि कोई क्वेश्चन या उसकी वर्ड, उसके जो वर्ड्स हैं या उसका जो लुक है, वो आपके दिमाग में सबसे पहला इंप्रेशन क्या देता है. I would like to, in a decorated way, I would like to tell you that a lot of people think कि कैट में जो सक्सेस है वो क्यूए, एलआरडीआई और वीए की स्किल्स से मिलती है, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है. कैट में सक्सेस आपको मिलती है इन तीन स्किल्स की वजह से. सबसे पहला, मैं हमेशा कहता हूँ इन क्लासेस, आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा इन द डेमो क्लास और इन वन ऑफ दीज क्लासेस, आपका क्वांट अच्छा नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छा नहीं है, सब चलेगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा. दूसरा, फाउंडेशन स्टोन इज कॉमन सेंस. अक्सर लोग टेक्निक के चक्कर में या बड़े बड़े फॉर्मूले, सॉलिड स्टैंडर्ड्स, उनके चक्कर में कॉमन सेंस टेक्स अ बैक सीट. ओके, और एफिशिएंसी सबसे ज्यादा चेक करता है, वो है योर सबकॉन्शियस. व्हाट हैपेंस इन योर सबकॉन्शियस. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी है, अगर ये तीनों में से उस दिन कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो आप कितने भी अच्छे तैयारी आपकी हो, आपने भले किताब लिख दी हो, उस दिन आपका कुछ नहीं हो सकता. और अगर आपकी तैयारी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग नहीं भी है, लेकिन ये है, तो आपका एग्जाम में बहुत कुछ हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मैंने लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए. वैसे कई सारे दिए, लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट थे जिनसे लाइफ बदल सकती थी, उनमें से एक है आईआईटी जेई और दूसरा है कैट. आईआईटी जेई, और दोनों की प्रिपरेशन में, दोनों के एग्जाम डे पर जो मेरी कंडीशन थी, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई, आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. मैंने बहुत क्वेश्चंस लगाए, बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सारे मॉक्स दिए, अ, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जिसे कहते हैं. आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. ऑल माय टीचर्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड, यूज्ड टू टेल मी कि तुम डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तुम्हारा जरूर होना चाहिए. लेकिन एग्जामिनेशन डे पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं प्री भी नहीं निकाल पाया. व्हेन आई 4 years later I wrote cat, so I was very well prepared with these things. मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लिखे और बहुत जबरदस्त एनालिसिस किया हर मॉक टेस्ट का. एक एक मॉक टेस्ट मेरे लिए तीन तीन मॉक टेस्ट के बराबर था, और इसीलिए मुझे एक वीडियो भी बना के देना है आप लोगों को कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट वेल. So let me tell you that when I wrote CAT, I did not know what alligation was. I did not know a lot of concepts in number system. I did not know a lot of things in geometry. I did have a basic sense of geometry, two dimensional geometry. बहुत सारी चीजें मुझे नहीं मालूम थी. टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज जो मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स बताता हूँ टाइम एंड वर्क में, वो उनमें से मुझे कुछ भी नहीं आता था.
Still, I scored 98.5 percentile in quant and 97 percentile overall. So it has got something else also to do with the success in these competitive exams. तो सिर्फ पढ़कर आप एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते. बोर्ड के एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप टॉप कर सकते हो, गोल्ड मेडल मार सकते हो, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे कुछ और भी चेक करता है. अब वो चीजें क्या है, उसके लिए डेटा सफिशिएंसी इज अ परफेक्ट क्लास, जिससे मैं आपको एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन से धीरे 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 करके वो स्किल्स आपके सामने रख सकता हूँ कि देखो यहाँ पर ये हुआ, आपके दिमाग पर ये असर हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा था, वगैरह वगैरह. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. एक हैंडआउट मैंने बनाया हुआ है डेटा सफिशिएंसी का, ये देखिए. अम, तो शुरुआत में थोड़ा सा थ्योरी है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड. इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं अभी करूंगा. इसमें आई थिंक देर आर अबाउट 50 क्वेश्चंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ जी, 47 क्वेश्चंस हैं. ओके, और इसी में से कुछ 10-15 क्वेश्चंस हम अभी क्लास में करेंगे. डेटा सफिशिएंसी इज वन ऑफ माय फेवरेट क्लासेस एंड इट्स वन ऑफ माय यूएसपी क्लासेस. मुझे 3 साल पहले अन अकेडमी ने अप्रोच किया कि सर आप हमारे लिए वीडियोस बनाओ. देन अन अकेडमी हैड नोबडी इन कैट, सो आई वाज वन ऑफ इट्स फर्स्ट इन कैट. तो मैंने सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी का ही चैप्टर बनाया. वो चैप्टर सुपर हिट हुआ. हालांकि चीजें आगे जमी नहीं, देन आई डिड नॉट वर्क इन एन अकेडमी लेटर, बट आज भी मैं वहां पर हूँ और सिर्फ उस एक चैप्टर पे मेरे 520 फॉलोअर्स हैं वहां पर एन अकेडमी में. आई डिड नॉट टेक एनी लाइव क्लासेस एंड एनीथिंग. एक चीज और आपको बताता हूँ, जीमैट एक एग्जाम होता है जिसके लिए आप लोग शायद एस्पायर नहीं कर रहे होंगे. आई टेल यू अबाउट इट लेटर. जीमैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में भारत में बहुत सारे मिथ हैं. लोग सोचते हैं कि जीमैट एक आसान एग्जाम है, जबकि ऐसा नहीं है. जीमैट के क्वेश्चंस उतने डरावने नहीं दिखते जितने कैट के क्वेश्चंस दिख सकते हैं शायद, लेकिन जीमैट भी उतना ही डिफिकल्ट एग्जाम है जितना कैट है, एंड समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट. और जीमैट के एग्जाम में 50% क्वेश्चंस जो है वो डेटा सफिशिएंसी टाइप के होते हैं. मैंने 2007 में पढ़ाना शुरू किया था, इफेक्टिवली रेगुलरली 2008 में पढ़ाना शुरू किया. दोज वर 2 years when I was doing my MBA, तो थोड़ा इरेगुलर रहता था. 2008 में काफी रेगुलरली पढ़ाया सेकंड ईयर MBA में, और 2009 से तो फिर मेरा प्रोफेशन ही ये हो गया. तो 2009 में आई बिकेम अ कैट फैकल्टी, सर्टिफाइड कैट फैकल्टी, और उसी साल दिसंबर में मैंने जीमैट के लिए पढ़ाना शुरू किया. जब जीमैट मैंने ज्यादा पढ़ाया तो डेटा सफिशिएंसी के उन क्वेश्चन से मेरा सामना हुआ जिन्होंने जीमैट का पूरा जो जो इमेज है दिमाग में वो बदल के रख दिया. आई फेल इन लव विद द जीमैट एग्जाम and the way it tests your skills in the exam. I love GMAT exam so much. I loved GMAT exam so much कि मेरा पहला स्टार्टअप जो था वो कैट के लिए नहीं था, वो जीमैट के लिए था. इट डिड नॉट पुल ऑफ वेरी वेल, लेकिन जीमैट मुझे इतना पसंदीदा एग्जाम है कि ये जानते हुए कि ज्यादा बच्चे जीमैट नहीं लिखते भारत में एज कम्पेयर टू कैट, लेकिन फिर भी मैंने अपना स्टार्टअप जीमैट में किया कि आई कैन मेक अ मार्क इन इट. तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ. ये बहुत ही डॉक्टर्ड हैंडआउट है, एक से एक अमेजिंग क्वेश्चंस हैं इसमें. कुछ आसान भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं. इनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी टेक्निकल चैप्टर का नहीं है, जैसे कि ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह. सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत जेनेरिक क्वेश्चंस हैं. इनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम आज करेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई पॉइंट सिखा के जाए अबाउट एग्जाम, अबाउट लाइफ, अबाउट यू. ओके, तो जीमैट के बारे में विस्तार से नॉलेज मैं कुछ दिनों में एक सेशन लूंगा. जो लोग कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ जाएं, फिर मैं बताता हूँ. तो मेरे ख्याल से दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो, क्योंकि जीमैट एक महंगा एग्जाम है, लेकिन इट इज वर्थ गिविंग अ शॉट. एनीवे, तो शुरू करते हैं. नॉट लाइक दिस. मैं एक वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, और उसका आंसर आप लिख के दें या नहीं लिख के दें चलेगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि उसका आंसर आपको मालूम ही होगा. तो क्वेश्चन ये है कि, चलो टाइप कर देता हूँ.
हाँ जी, ये है क्वेश्चन। ऑप्शंस की शायद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं दे देता हूँ। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टूपिड ऑप्शंस, आई एम श्योर यू गेट द आंसर। ओके, तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा। अब यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ। सर आपकी स्क्रीन बार बार बीच में फ्रीज हो रही है। अच्छा, हाँ जी। एक सेकंड। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन जो है इसका मैं कलर बदल देता हूँ। चलिए, तो ये जो दूसरे ब्राउन कलर का जो क्वेश्चन है, ब्राउन मरून रेड जो भी आप कहना चाहें, ब्राउन कलर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी टाइप है। और जो पहला क्वेश्चन था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप था। सबको मालूम है कि a इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, यू विल से बी ऑप्शन इज द आंसर। यहाँ पे मैंने अभी तक ऑप्शंस नहीं लिखे हैं। यू नो, ऑप्शंस जो डेटा में होते हैं उनके बारे में एक खास बात है, क्वेश्चन बदल जाता है और ऑप्शंस नहीं बदलते। जैसे कि पीएस क्वेश्चन जो है लेफ्ट वाला, उसमें अगर क्वेश्चन बदलेगा, ए बी की जगह एक्स वाई आ जाएंगे, सिंपल इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री का होगा, उस हिसाब से ऑप्शंस बदलेंगे। लेकिन डीएस में क्वेश्चन चाहे पीएनसी का हो, प्रोबेबिलिटी का हो, अलजेब्रा का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके ऑप्शंस वही 5 रहने वाले, कभी कभी 4, कभी कभी 5। तो मैं 5 ऑप्शंस के साथ ये क्लास में चलूंगा, 5 ऑप्शंस के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। मैं इसके ऑप्शंस आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है ऑप्शंस ऑफ अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। मैं जरा साइज बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, पहले आप एक काम करो, इन ऑप्शंस का स्नैपशॉट ले लीजिए प्लीज। मैं फिर इन ऑप्शंस को सिंबल में लिख दूंगा, सिंबल्स में लिख कर दे दूंगा, सो दैट एवरी टाइम व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू ऑल दीज लॉन्ग सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, होपफुली ले लिया होगा अभी तक। वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो अगर आपने ऑप्शंस देखें तो डेटा सफिशिएंसी के 5 ऑप्शंस जो हैं, 5 के 5 ऑप्शंस ये दोनों स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। कौन से दोनों स्टेटमेंट्स? ये जो a प्लस बी और a माइनस बी करके मैंने 1 और 2 करके लिखा है। ओके, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट है, 2 अलोन सफिशिएंट नहीं है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूँ उसके ऊपर। तो मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। स्टेटमेंट है 3x इज इक्वल टू 30। दूसरा स्टेटमेंट आने से पहले ही आपको मालूम है कि x का वैल्यू क्या है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। अब दूसरा स्टेटमेंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अलोन का मतलब समझते हैं आप?
कि आपके पास दुनिया में और कुछ नहीं है, खाली एक सेकंड स्टेटमेंट है, तो क्या इसकी वजह से आप एक्स का आंसर निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट वन से तो आंसर आया, लेकिन टू से आंसर नहीं आया। यही चीज अगर उल्टा करके लिखा होता, स्टेटमेंट टू में ऐसा लिखा होता एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1000, और यहाँ पर लिखा होता x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो आप कहते हैं स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तब इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी मैं निपटा रहा हूँ, क्योंकि मेजर लर्निंग जो है, थ्योरी में ज्यादा टाइम दे के कोई फायदा नहीं है, वो फिर क्वेश्चंस के थ्रू आप मेन सीखेंगे जो सारी चीजें हैं। ओके, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ जिसका आंसर बी ऑप्शन है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार चलो दिखाता हूँ सीधे लिख के। फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है और सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर आ रहा है। अगर आप सेकंड को छुपा लें तो फर्स्ट आंसर दे देगा, और अगर फर्स्ट को छुपा लें तो सेकंड आंसर दे देगा। ये अपना होता है डी ऑप्शन, आइदर स्टेटमेंट वन और टू। ये देखिए डी, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने ए बी और डी ऑप्शंस की बात की। ये ऑप्शंस में एक कॉमन बात थी कि आंसर किसी एक से ही आ रहा था। मतलब कोई एक स्टेटमेंट आंसर दे रहा है, या तो पहला दे रहा है दूसरा नहीं, दूसरा दे रहा है पहला नहीं, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं। अलग अलग मतलब अपने में सफिशिएंट है, दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ रही है। कभी तो लेकिन ऐसा होगा कि ना स्टेटमेंट वन से आंसर आएगा ना टू से आंसर आएगा। हैव अ लुक। So if you see any statement alone to answer the question, you will not be able to answer the question with only one statement. किसी एक स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, बाय द वे, आपसे जब पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये मानकर चलिए कि आपसे यूनिकनेस एक्सपेक्ट की जा रही है आंसर में। ऐसा आप नहीं कह सकते कि यार एक्स प्लस वाई 15 है तो कुछ होगा, एक्स 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 2 होगा, 3 होगा, रूट 2 होगा, पाई होगा, ई होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते। यूनिक आंसर का डिमांड करता है अन इन एन अनटोल्ड वे। ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है कि आपसे कहने की जरूरत नहीं है कि भाई आंसर आएगा। जब यूनिक आंसर आएगा, यूनिक आंसर का मतलब होता है दुनिया का हर बंदा आपसे वही आंसर की उम्मीद, वही आंसर देगा आपको। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3x + 5 इज इक्वल टू 20, ये आप दोगे तो जो बंदा इस क्वेश्चन को सही सॉल्व करेगा वो आपको एक ही आंसर देगा, x इक्वल टू 5। इसे कहते हैं यूनिक आंसर। एनीवे, तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि आपको लग रहा है कि ना तो वन से आंसर आ रहा है ना टू से आ रहा है। लेकिन अगर मुझे एक चांस मिले कि मैं दोनों को एक बार के लिए मिलाकर देख लूं, ऐसे छुपा के ना देखना पड़े कि वन मिटा दो टू से देखो, टू मिटा दो वन से देखो, अगर ये ना करना पड़े, अगर मैं एक सिस्टम बनाकर इस क्वेश्चन को देख पाऊं, तो मैं आंसर दे दूंगा। तो ये अपना ऑप्शन सी हो जाता है। Statements 1 and 2 together can answer the question, but any statement alone cannot answer the question. देखिए सबसे बड़ी लैंग्वेज इसी ऑप्शन की है। Statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question, but neither statement alone is sufficient to answer the question. हर ऑप्शन के दो क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस सही होने चाहिए। ठीक है, दोनों क्लॉजेस सही होने चाहिए। जैसे देखिए, स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट है लेकिन टू अलोन सफिशिएंट नहीं है, तब जाके ये आंसर होगा। सी आंसर तब होगा जब दोनों को मिलाकर तो आंसर आएगा, लेकिन अकेले आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और ये आपका लास्ट रिसॉर्ट है। आप पहले पूरी कोशिश करते हैं कि अकेले अकेले स्टेटमेंट से आंसर आ जाए। जब आप हार जाते हैं, दोनों को मिलाकर देख लेते हैं, और अगर तब भी नहीं होता तो फिर आप हार मान लेते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आने वाला है। इन दैट केस आपका आंसर ई ऑप्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ना तो पहले से आंसर आ रहा है ना दूसरे से आंसर आ रहा है, दोनों को मिलाओगे तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी, 3 वेरिएबल हो जाएंगे, इक्वेशन 2 ही रहेंगी, आपको एक्स का वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सस्ते छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि ये ऑप्शंस क्या बताते हैं, क्या मांगते हैं आपसे। और अब आप हमारे वापस उस क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जरा अब आप ए बी सी डी ई के टर्म्स में अपने पुराने पहले क्वेश्चन का आंसर अब मुझे प्लीज लिखकर बताइए। और इस बार मजा आए उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राइवेट टेक्स्ट मत करो मुझे, लेट एवरीबडी सी एवरीबडी एल्सेज आंसर, कि कौन क्या आंसर दे रहा है। और कभी कभी ऐसा होगा कि वैसे ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पर अक्सर ऐसा होता है कि मेजोरिटी में आंसर लोगों का गलत होता है, तो वो देखकर भी आपको काफी मजा आएगा, बड़ी इंजॉयबल क्लास है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, 2 तरह के आंसर मिले हैं, 2 लोगों ने मुझे ए आंसर दिया है, नहीं 3 लोगों ने आंसर दिया है, 2 लोग दिया है और एक ने ए आंसर दिया है। बाय द वे मैं जरा ऑफ कर देता हूँ, शायद उससे परफॉर्मेंस अच्छी हो। रोहन मेहता एंड वैष्णवी ने आंसर दिया है डी। ओके, ऋतिक ने भी आंसर दिया है डी। आई होप रोहन, वैष्णवी एंड ऋतिक ये समझते हैं कि डी ऑप्शन कहता है कि दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, दोनों को मिलाकर आंसर आएगा, वो ऑप्शन सी होता है। ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी क्लास में ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन में लोग सी और डी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। सी और डी बिल्कुल अलग ऑप्शंस हैं। सी कहता है कि दोनों को मिला करके आंसर आएगा, अकेले देख के किसी से आंसर नहीं आएगा। डी कहता है कि कोई भी उठा लो वो आंसर दे देगा, कोई भी स्टेटमेंट आप उठा लीजिए वो आंसर दे देगा। तो वैष्णवी और ऋतिक देखिए दोनों, मैं जानता था कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, होता है पहली बार में कि दोनों ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होता है, तो कई लोगों ने आंसर सी दिया है और यही एक्सपेक्टेड था मुझे। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर 3 स्किल्स लिखी थी, कौन कौन सी? सबकॉन्शियस माइंड, ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन सेंस। यहाँ पर कॉमन सेंस वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस और नॉन कॉमन सेंस का क्या करेंगे, लेकिन हाँ बाकी दोनों चीजों का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है यहाँ, ऑब्जर्वेशन एंड सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशली मैथ का जिसके अंदर एल्जेब्रा है, इक्वेशंस है, हमारा दिमाग तुरंत इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काम करने लगता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सबकॉन्शियस माइंड की एक खास बात है, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता है, अपने आप, आपको उसे फोर्स नहीं करना पड़ता। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एक्शन लेता है, वो एक्शन हालांकि इस चीज पर बेस्ड होता है कि आपने कौन सी चीज लाइफ में ज्यादा की है, वही एक्शन सबकॉन्शियस माइंड लेगा। आपने जिस बारे में ज्यादा सोचा होगा, जो ज्यादा रिपीटिशन हुआ होगा, सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से ढल जाता है। इसीलिए कई लोगों को क्वेश्चन याद करने की, फॉर्मूले से करने की आदत सी बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ए और बी 2 वेरिएबल्स थे और आपको 2 इक्वेशन दिख रही हैं। दिमाग ने जरा भी जहमत नहीं उठाई ये सोचने की कि यार 2 इक्वेशन है, दोनों सॉल्व हो जाएंगी, काम खत्म, वैल्यू ए का आएगा 1, दोनों को मिलाकर। अब यहां पर मैं ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट लेकर आना चाहता हूं, सबने ये बात पढ़ी इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, लेकिन किसी ने इसको वो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उर्दू में कहते हैं तवज्जो, वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वो तवज्जो नहीं दी इस बात को, और इसने आपको धोखा दिया। अगर आपने इसको नहीं माना तो इसने आपको धोखा दिया। पॉजिटिव इंटीजर सब लोगों को मालूम है, आई एम श्योर सब लोगों को पॉजिटिव इंटीजर मालूम है। जीरो पॉजिटिव इंटीजर है क्या?
ऋतिक, कार्तिकेय, वैष्णवी, सब लोग बताइए, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं 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 नहीं। वेरी गुड, एवरीबडी नोज दैट जीरो इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। फाइन फाइन। और 1.5, 1.5 तो पॉजिटिव है। 1.5 पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नो, एवरीबडी नोज। तो सबको मालूम है पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर एक ग्लोबल टर्म है, एवरीबडी नोज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर इज। हमारे देश में पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम दिया गया है, नेचुरल नंबर्स। तो ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स का सम 2 है। भाई हमें ऊपर लिख कर दिया गया है ना, ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो मेरा इस इंफॉर्मेशन को यूज करना बनता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दो नेचुरल नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 2 है। आप भूल जाइए कि नीचे क्या लिखा है। When you say I am seeing a statement alone, I am looking at a statement alone, तो alone का मतलब क्या होता है? आपके लिए उस टाइम कुछ और मौजूद नहीं है। पहले स्टेटमेंट में बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम सिर्फ 2 है, मात्र 2। हाउ मेनी पेयर्स कैन यू थिंक ऑफ? ए और बी के कितने पेयर्स आपके दिमाग में आते हैं जिनका सम करके आपको 2 मिलेगा? क्या 0 + 2 हो सकता है? नहीं। क्या 3 और -1 हो सकता है? नहीं। क्या 2 और 0 हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है भाई? सिर्फ 1 + 1 हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? बताइए सोच के, बताइए सोच के, 1 + 1 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या आपको ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पता चल गया? हाँ। क्या आपने उसके लिए स्टेटमेंट 2 यूज किया? नहीं। सो कैन यू से स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट? यस, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। देखो, जब आप पहला स्टेटमेंट देख लेते हो ना, तो आपके ये दो पाले बन जाते हैं, ए डी बी सी। या तो आपका आंसर ए डी में से होगा या बी सी में से होगा। कैसे बनते हैं ये पाले, मैं बताता हूँ। जैसे आपने अभी पहला स्टेटमेंट खाली करके देखा है और आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है, आंसर दे रहा है, यूनिक आंसर दे रहा है, किसी और की मदद की उसे जरूरत नहीं। तो अब आप ये देखो कि आपका बी ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, यहाँ पे तो 1 पे क्रॉस लगा हुआ है, सी भी नहीं हो सकता और ई भी नहीं हो सकता। तो सी बोलने वालों का तो गलती यहीं पे पता चल गया। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा आंसर फिर किसमें होगा? ए में होगा या डी में होगा? क्योंकि यही दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्होंने 1 के ऊपर गोला लगाया है। 1 के ऊपर गोला मतलब 1 को इन्होंने सफिशिएंट समझा है, 1 से आंसर आ रहा है, ये इन्होंने बात मानी है। अब ए और डी में से क्या होगा, उसके लिए आपको यही काम सेकंड स्टेटमेंट के साथ करके देखना होगा जो आपने फर्स्ट के साथ किया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि ए और बी बराबर है, यही कह रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन से मिला कि ए और बी नेचुरल नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ए और बी बराबर है। तो क्या आप ए का वैल्यू बता सकते हो? कुछ लोग कहते हैं हाँ सर बी। मैं कहता हूँ बी नहीं, वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, वैल्यू, रिप्लेसमेंट नहीं। क्या वैल्यू बता सकते हो? क्या बता सकते हो कि ए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है? नहीं बता सकते। कुछ लोग कहते हैं हाँ सर अभी तो पता चला था कि 1 था पीछे। तो आप भूल रहे हैं कि आपको स्टेटमेंट 1 का कोई भी पीस चुराना नहीं है, उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। सिर्फ 2 के बदौलत आपको ए का वैल्यू मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब आपका फाइनल क्या बन रहा है? एक ऐसा ऑप्शन जो कहे कि 1 से तो आंसर आ रहा है लेकिन 2 से आंसर नहीं आ रहा है। विच ऑप्शन इज दैट? दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। इतने सारे लोगों ने इसका आंसर सी बोला था, बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सबने। सिर्फ एक आरती ने ए बताया था मुझको अभी, और शुरू में आस्था ने ए बताया था। यस वैष्णवी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि अगर आप सिर्फ 1 स्टेटमेंट की बात की। अच्छा, कार्तिकेय ने बी बोला, यानी 1 से नहीं आया, 2 से आया। वैष्णवी कह रही है कि ए की वैल्यू तो 2 - बी मिल रही है, नंबर कहाँ मिल रहा है? तो वहां पर हमने इसकी हेल्प नहीं ली ना अभी। आपको ये चीज ऊपर लिख कर दी गई थी वैष्णवी, देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स
तो b एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 या 2 या 3 या 4 या 5, है ना। तो अगर आप एक टेबल बनाने की कोशिश करें, a की वैल्यू आएगी जब b की वैल्यू आएगी, तो b भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। आप b को 1 रख सकते हो, तब a 1 आ जाएगा। b को 2 रखोगे तो a 0 आएगा, b को 3 रखोगे तो -1 आएगा, 4 रखोगे तो -2 आएगा। आपको पता चलेगा कि यार कोई और पेयर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि a और b दोनों को पॉजिटिव इंटीजर होना था ना। तो आपको पता चलेगा कि एक स्पेशल केस है, यूनिक आंसर मिल रहा है, स्पेशल केस है, यूनिक आंसर मिल रहा है। समझे आप? वैष्णवी प्लीज कंफ्यूज मत होइए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 20 लिखा होता ना, या 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, तो मैं आपकी बात बिल्कुल मान लेता कि भाई पहले से भी आंसर नहीं आ रहा है, ये तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत स्पेशल केस है, जानबूझ के बनाया हुआ, कि a और b का सम सिर्फ 2 है। क्या आप कोई भी और पेयर ढूंढ सकते हैं 1 + 1 के अलावा? नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए यूनिक आंसर मिल गया। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन जो है आपसे मैथ के अलावा और भी चीजें चेक करते हैं, जैसे कि इंस्टेंट जो क्या कहते हैं, इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होता है आपके दिमाग में। कोई भी चीज देख के दिमाग में पहली छवि क्या बनती है, और आप उसे सेकंड थॉट दे पाते हैं कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर यही चीज टेस्ट हुई। अब अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में कितना मैथ इन्वॉल्व था, जितना मैथ इन्वॉल्व था वो सब आपको आता था, नेचुरल नंबर आपको पता थे, a + b a - b सॉल्व करना आपको आता था, 1 + 1 2 होता है ये आपको आता था। तो मैथ के नाम पर ये क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेकिन गलत हुआ। इसलिए डेटा सफिशिएंसी वन ऑफ माय फेवरेट्स है, क्योंकि ये आपका दिमाग एकदम सेंटर में रखता है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कभी भी आपको चेक करना हो ना कि आपका दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो, कहीं अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो, कहीं नर्वस तो नहीं हो, कहीं आप ज्यादा सोच तो नहीं रहे, कहीं दिमाग स्लो तो नहीं चल रहा, तो डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन ट्राई कर लो, बेस्ट होता है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने हमारी चीट से लेकर आता हूँ। अब आपको ऑप्शंस वही रहेंगे, हर क्वेश्चन में बार बार मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा। तो सिंपल से शुरू कर रहा हूँ, सब लोग कोशिश करेंगे, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, हर कोई हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। देखो डेटा सफिशिएंसी में खास बात ये है, अच्छी बात और बुरी बात दोनों सेम है, और वो दोनों ये है कि आंसर सबका आता है, क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि नहीं, है ना। आंसर नहीं आ रहा है उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो डेटा सफिशिएंसी में आंसर सारे लोग देंगे, और आंसर ABCDE के टर्म्स में देंगे। x = 5 है, 10 है और ये है, ये नहीं देगा कोई। चलिए, ये क्वेश्चन है, जस्ट राइट ABCDE, व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शंस आपको याद होंगे, बोलो तो ऑप्शन में लेकर आ जाता हूं आपके सामने। 2-3 बार आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, फिर याद हो जाएंगे ऑप्शंस। ऑप्शन लेकर आ रहा हूं, आप ट्राई करते रहिए। चलिए, ये हैं ऑप्शंस आपके। ओके, डी 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 डी, सबने डी ऑप्शन दिया है आंसर। ऋतिक, रोहित, मिसबा, वैष्णवी, पायल, कार्तिकेय, आरती, प्रखर, हार्दिक। ओके, आज मानव नहीं है कि है? मानव नहीं है ना आज? ओके, हर किसी ने इसका आंसर डी दिया है, और आस्था ने आंसर नहीं दिया है। क्या रीजन? फिर से सबकॉन्शियस माइंड, फिर से सबकॉन्शियस माइंड ने आप सब लोगों को धोखा दिया है। आपके ही सबकॉन्शियस माइंड ने आपको धोखा दिया है। उसमें क्वेश्चन का कोई भी दोष नहीं है, ना ही क्वेश्चन टफ है। देखो, मजे की बात यह है कि सबको मालूम है कि x 5 है, सबको मालूम है कि x 5 है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंसर किसी ने मुझे सही नहीं दिया है अभी तक। सबने आंसर दिया और सबने गलत दिया। देखिए, बड़ा गलती कर करके सीखने में बहुत मजा आता है, और सारी गलतियां यहाँ क्लास में हो जाए बेहतर है। ये क्वेश्चंस ही ऐसे चुनिंदा मैं लेकर आया हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी से आज सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएं, लेकिन उसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है कि आपको 10 या 12 जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उतनी नई चीजें पता चली अपने बारे में, कि आप ऐसे सोचते हैं और ऐसा होता है। चलिए, आस्था ने आंसर चेंज कर लिया फाइनली अपना, और अब मुझे सही आंसर मिला है। अच्छा देखिए, आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी, है ना? आपसे सिर्फ x की वैल्यू पूछी गई थी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है, एक नंबर x है जिसका स्क्वायर 25 है। तो आपको कैसे पता कि x 5 ही है? हाँ, 5 हो सकता है, लेकिन -5 भी तो हो सकता है। -5 का स्क्वायर करने पर भी तो आपको 25 मिलता है कि नहीं? भाई, -5 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 25 मिलेगा, तो आपको कैसे मालूम कि वो x जो है जिसका स्क्वायर करने में 25 मिल रहा है वो 5 ही है? वो -5 भी तो हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि x इक्वल टू +-5 आ गया तो वैल्यू तो आ गई। तो वो लोग मैथ समझते नहीं है, बस आंसर निकालने की होड़ लगी रहती है उन लोगों को। समझने की कोशिश करिए, +-5 क्या नंबर हुआ? +-5 तो आपको ये बताता है कि भाई ऑप्शनल है, दो वैल्यूज है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं नहीं, मेरे को बताओ x क्या है, एक वैल्यू, तो क्या आप बता सकते हो? कैन यू स्टिक टू +5 ओनली? देन somebody will say why not -5? if you say -5 then he will say why not +5? कुल मिलाकर बात यह है कि आपका यूनिक आंसर पहले वाले से नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले से आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं, या पावर 5 करते हैं, या पावर 1 करते हैं, तो साइन फिल्टर नहीं होता है। ओके, तो x अगर -5 होता तो क्यूब करने पे भी -125 बनता इसका, और अगर +125 बन रहा है इसका मतलब x +5 ही है और कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं स्टैंडर्ड वाइज कहूं या मैथमेटिकली बात करूं, तो जब आपको एक्स स्क्वायर दिया जाता है तो आपको x नहीं, मॉड x का वैल्यू पता चलता है, और जब x क्यूब दिया जाता है तब आपको x का ही वैल्यू पता चल जाता है। आप चाहे तो ये पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑड पावर्स जो हैं आपको वैल्यू भी बताते हैं और साइन भी बताते हैं। फाइन, anybody having any problem with the solution and with the answer to this question is B option. सर एक बार ऑप्शन डी का थ्योरी समझा दीजिए कि मतलब मैं एक बार कंफ्यूज हो रही हूँ। D for Delhi? हाँ जी। D for Delhi ना? हाँ, जरूर। इसी क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं मैं आरती, इसी क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ये होता आरती, 4x इक्वल टू 20। तो अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को भूल जाते, मतलब आप देखते ही नहीं, तो क्या आप सिर्फ फर्स्ट के बेसिस पर आंसर दे सकते थे? यस, ठीक है, आप फर्स्ट के बेसिस पर आंसर दे सकते थे, सेकंड की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप कहते हैं कि मेरा आंसर अब ए या डी में से होगा, क्योंकि ए और डी ही वो ऑप्शन है जो 1 के ऊपर गोला लगा रहा है। उसके बाद वही काम मैं अगर पहला वाला स्टेटमेंट गायब करके करूं, तो क्या आप सेकंड के बेसिस पर आंसर दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों में से कोई भी एक लाइन आप उठा लो, आपको आंसर मिल के रहेगा। पहले से भी आपको आंसर मिलेगा, दूसरे से भी आपको आंसर मिलेगा। तो आपका आंसर उस केस में डी ऑप्शन होगा। हमारे रियल क्वेश्चन जो था उसमें क्या हुआ,
उसमें पहले से आंसर मिला नहीं, सिर्फ सेकंड से मिला, इसलिए बी रह गया। अगर दोनों अलग अलग अपने आप में सफिशियंट होकर आंसर देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर डी होगा। अगर दोनों अलग अलग आंसर नहीं देंगे, दोनों को मिलाकर करना पड़ेगा, तब आपके क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और चीज क्लियर करता हूँ, आरती ने पूछा उसी के बहाने मैं सब लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूँ। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर दोगे, डी या ई, दिल्ली या ई, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन? चलिए मैं आपको बताता हूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन का आंसर डी बनता है, डी फॉर दिल्ली। क्योंकि इंडियन एग्जाम्स ये कहते हैं कि भाई जब आप कहते हो कि स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, तो जब आप अलोन बोल रहे हो तो फिर दुनिया में दूसरी जगह क्या लिखा है आपको मालूम ही नहीं है। जब आप फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन देख रहे थे तो सेकंड में क्या लिखा है आपको उससे क्या मतलब? फर्स्ट ने अकेले आंसर दिया, अपने दम पर एक्स की वैल्यू दी, क्या वो वैल्यू यूनिक थी? यस। फिर आप जब सेकंड स्टेटमेंट को अलोन दिख रहे थे तो आपको क्या मालूम फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको क्या सेकंड स्टेटमेंट ने अलोन आंसर दिया अपने दम पर अकेले? यस। सो फेयर एंड स्क्वायर, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। हालांकि जीमैट या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत माना जाएगा। जीमैट में आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा जिसमें ये दो स्टेटमेंट्स आपस में आपको इनकंसिस्टेंसी दिखाए। वहां से तो एक्स 10 हो रहा है, यहाँ से एक्स 8 हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसे क्वेश्चंस बने हैं और आए हैं एग्जाम्स में जिसमें पहले से आंसर यस और दूसरे से नो आ रहा है, पहले से एक्स इतना और दूसरे से कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आंसर डी देंगे। लेकिन जीमैट में ये मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं जिसमें फर्स्ट से कुछ और बात हो रही है और सेकंड से कुछ और बात हो रही है। ठीक है, तो आरती ने पूछा था उसके उस डाउट के वजह से आपको एक एडिशनल पॉइंट जो कि आगे मैं बता पाता कभी शायद किसी क्वेश्चन में, मैंने बताया। अभी अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अच्छा, यही क्वेश्चन में एक चेंज मारता हूँ मैं। अभी क्वेश्चन था, चलो हाथ से लिख के देता हूँ। क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं उसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और सेकंड स्टेटमेंट है एक्स की पावर 4 इक्वल टू 625। थोड़ा अगर जल्दी इस बार आंसर देंगे तो बढ़िया रहेगा। दिस इज द क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। प्रखर, मिसबा, हार्दिक, आस्था, कार्तिकेय, रोहन, वैष्णवी। बहुत बढ़िया, वैष्णवी आज पूरे फॉर्म में आई है। एक मिनट, एम आई होप आई एम नॉट मिस्टेकन, वैष्णवी इज इट योर फर्स्ट क्लास? ओह सॉरी, एक्चुअली वी हैड अनदर वैष्णवी जो हमारे साथ एनरोल्ड है।
so I was confused with the surname. Okay, cool. तो सभी ने आंसर दिया है. ऋतिक मेरे भाई, आर कौन सा ऑप्शन होता है? I got it. आप ई लिखना चाहते थे, मिस्टेक हो गया. That's okay. So everybody answered E and everybody answered correctly. Good. इसका आंसर E ही है. इसका आंसर E ही है, क्योंकि पहले से आपको x प्लस माइनस 5 मिलेगा, कोई फायदा नहीं. दूसरे से भी प्लस माइनस 5 मिलेगा, दोनों को मिलाकर भी आप कुछ नहीं बना पाएंगे. चलिए इसी क्वेश्चन में एक चेंज लेकर आता हूं मैं. सर बट बस जस्ट इन Second केस statement अगर बदल इफ रहा इट वुड हैव जस्ट सेड कि पॉजिटिव इंटीजर अगर बोलता देन डी होता. हाँ, फिर तो बात खत्म थी, फिर तो आंसर डी हो जाता. फिर तो आंसर डी हो जाता. अगर उन्होंने लिख दिया होता कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर भी छोड़ो, अगर वो सिर्फ ये बोल देते x इज पॉजिटिव या x इज नॉन नेगेटिव, x इज नेगेटिव, कुछ भी किसी भी साइड वो आपको बता देते, फिर तो यूनिक आंसर हो ही जाना था. फिर तो पक्का, फिर डी आंसर हो जाता. इस पे ध्यान दीजिए जरा. सेकंड स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं मैं. मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि बहुत 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 ज्यादा गलती करते हैं लोग इस क्वेश्चन में, स्पेशली आफ्टर द प्रीवियस क्वेश्चन. मेजॉरिटी ऑल्टर्स इन दिस क्वेश्चन. आप कितना भी सोचेंगे 15 सेकंड से ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, तो सोच के जवाब दीजिए. 15 सेकंड लगा के जवाब दो, जल्दबाजी में जवाब मत दो. Okay, so I have got E, D, B, तरह तरह के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं. आरती, रोहन, प्रखर, कार्तिकेय और आस्था, इन सब लोगों ने मुझे बी बोला है. पायल ने डी बोला है और मिसबा ने ई ही बोला है अभी तक. या मिसबा आपने पिछले क्वेश्चन का ई बोला था, वही वाला चल रहा है, या इसमें फ्रेश ई लिखा है? अच्छा, मिसबा ने इस क्वेश्चन का आंसर बी बोला है. गुड. वैष्णवी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक? देखिए वैष्णवी, ऐसा मत सोचिएगा कि लोग पहले से पढ़ रहे हैं. अच्छा, आपने सबसे पहले ई आंसर दिया था, वही था क्या? हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि पहले से पढ़ रहे हैं लोग. ये डेटा सफिशिएंसी ऐसी चीज है जो गैप्स में क्वेश्चन मारती है. तो इवन द पीपल हु हैव बीन स्टडिंग, अगर ये पॉइंट नहीं आया होगा तो वो नहीं किए होंगे सही. वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, एक दो लोगों ने ही बस गड़बड़ किया है. देखिए अभी जो गड़बड़ हुई वो सबकॉन्शियस माइंड या आपका अ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला केस नहीं था. अभी जो गड़बड़ हुई है अगर, तो वो कॉन्सेप्ट का गड़बड़ है. तो मैं पूरी बात कर देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको डाउट है कि नहीं, अब बताइएगा. तो होता क्या है कि अंडर रूट 25 को लोग समझते हैं +-5 होगा, और गलत समझते हैं. तो बढ़िया है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल रहा है. अंडर रूट 25 का मतलब 5 होता है, +-5 नहीं. अंडर रूट 100 का मतलब 10 होता है, +-10 नहीं. ओके, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मतलब x नहीं होता, तो क्या होता है? मॉड x होता है. क्योंकि x लिखकर आप रिस्क खुला छोड़ रहे हैं. पता नहीं x +10 है या -10 है, पता नहीं x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको मॉड में रख दो, क्योंकि अंडर रूट का आंसर नॉन नेगेटिव ही होएगा. ये रूल है. ओके. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर दोनों मेरे ख्याल से तो सेम चीज है. अगर हम सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दें तो मैं आपको एक और नई चीज बताता हूं कि आप नहीं कर सकते.
नहीं सर, लेकिन हम तो करते आए हैं, हमने तो बचपन से आज तक बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जिसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आंसर निकालते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, वहां आपसे कानून, लीगल इलीगल ये चीजें नहीं पूछी जाती। वहां पे बस ये होता है कि एक्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ टॉफीज है, नंबर ऑफ मैंगोज है, कुछ ऐसी चीज है। तो वहां मैटर नहीं करता, आप स्क्वायर कर दो, ये कर दो। लेकिन यहाँ पे प्योरली अलजेब्रा पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो आपने गुनाह कर दिया, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग अगर लिखा था तो इट वाज अ लीनियर इक्वेशन, एंड बाय स्क्वायरिंग यू हैव मेड इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इज बाउंड टू गिव यू अ यूनिक आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बाउंड टू गिव यू टू आंसर्स। यानी कि दोनों साइड स्क्वायर करके आपने अपनी तरफ से एक और नंबर, एक और नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो क्वेश्चन ने आपको नहीं बोला था। आपने खुद, जैसे मान लो कि मैं बोलूं कि भाई a जो है वो 10 है, तब आप बोलोगे ए स्क्वायर इक्वल टू 100 है, ठीक है। लेकिन अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो आप नहीं कह पाएंगे ना भाई कि ए इक्वल टू 10 ही है। जब तक आपको ये ना पता हो कि ए जो है वो नंबर ऑफ बॉयज है, तब तो -10 नहीं हो सकता, इसलिए आप 10 ले लेते हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी अभी हार्ड कोर हम प्लस माइनस अलजेब्रा की बात करें, इफ ए इज 10 देन यू कैन से स्क्वायर इज 100। बट अगर आप स्क्वायर करके वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आपको नहीं करना चाहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अनलेस इट्स अ स्पेशल कंडीशन, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ये आपको एक कॉन्सेप्ट में एक क्लैरिटी मैंने देने का कोशिश किया इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा वो बदलता हूँ, नहीं एक क्वेश्चन और इसके जैसा दिखने वाला, और उसके बाद क्वेश्चन का थोड़ा सा जॉनर चेंज करेंगे, वरना बोरिंग हो जाएगा। हर क्वेश्चन एक ही चीज पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसकी खास बात ये है, इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखेगा, आपको 3 सेकंड के अंदर अपना आंसर टाइप करना है। रेडी? तो बिल्कुल आप ABCDE देख के रखो कीबोर्ड में, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप देखते ही मार्क कर लोगे। सो 1 2 3, नाउ यू कैन सी दिस। बताइए भाई, जल्दी बताइए। इसमें सोचने में कुछ है ही नहीं, इसमें मैथ कुछ लग ही नहीं रहा है। जस्ट सी एंड राइट योर आंसर फटाफट। ओके, सो हार्दिक, कार्तिकेय, रोहन, पायल, आरती, प्रखर, मिसबा, इतने लोगों ने, ऋतिक ऑल्सो सी लिखा है, नहीं मिसबा ने ई लिखा है, वैष्णवी ने सी लिखा है, आस्था ने भी ई लिखा है। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना मैथ इन्वॉल्व है आप मुझे ये बताओ। मतलब मैं ये बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि, और ये मैं अभी से नहीं 10 साल से सुन रहा हूँ, कि लोग क्लास के बाद आके कहते हैं कि सर मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी, लेकिन सर मेरे पास क्लास 10th के बाद मैथ्स नहीं था।
या मुझे मैथ्स कभी अच्छी नहीं लगी, या मुझे मैथ्स में हमेशा बहुत डर लगता है, तो मेरा कैसे होगा, कैट कैसे होगा? मैं कहता हूँ कि प्रभु इस क्वेश्चन में कितना मैथ इन्वॉल्व है ये बताओ। 8 से बड़ा और 10 से छोटा, इसके लिए आपको कितनी मैथ आनी चाहिए? क्लास 5वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा भी ये क्वेश्चन आंसर कर सकता है, और वो भी गलत कर सकता है, वो भी सही कर सकता है, आप भी सही कर सकते हो, आप भी गलत कर सकते हो। और जैसा मुझे डर था कि मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चन गलत ही किया है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस माइंड ने फिर से आपको धोखा दिया, और धोखा इसलिए दिया क्योंकि आपने उसको इस तरह से ढाल के रखा है। ज्यादातर राह चलते किसी आदमी से पूछो कि भाई एक नंबर बताओ जरा, ऐसे ही आपने कहा भाई साहब एक नंबर बोलिए, तो 99.99999% चांसेस कि वो आपको √2 जैसा नंबर नहीं बोलेगा। √2, पाई, ई, log 3, sin 10 ऐसा नंबर कोई नहीं बोलेगा। आप राह चलते किसी से पूछोगे भाई साहब एक नंबर बोलो, तो बोलेगा 2, 3, 5, 10, 25, 100, 99, 76, ऐसा कोई नंबर बोलेगा। यानी कि हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि वी आर inclined towards, we are biased towards integers. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, जो गेम्स माइंड हमारे साथ खेलता है, डेटा सफिशिएंसी में यही सब हमें सीखने को मिलता है। हमारे दिमाग जो है वो इंटीजर्स के टुवर्ड्स बायस्ड है। मैंने आपके उन अंदर प्रेशर क्रिएट किया ताकि आप सेकंड थॉट हो ही ना, कुछ लोगों ने फिर भी दिया। मैंने आपसे पूछा कि 8 से बड़ा और 10 से छोटा एक नंबर बताओ। ऑब्वियसली कोई एक स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं मिलेगा, तो अब आपका आंसर जो है वो सी और ई में से है। ना तो 1 से आंसर अकेले आएगा, ना 2 से आंसर अकेले आएगा, तो ए बी और डी तो चलेगा। तो या तो दोनों को मिला के आएगा, नहीं तो तब भी नहीं आएगा। अब आपने कहा 8 से बड़ा 10 से छोटा, ओके 9। देखो 9 एक ऐसा आंसर है, नंबर है, जो सबके दिमाग में आएगा ही। 8 से बड़ा और 10 से छोटा, सबसे पहला नंबर मेरे आपके सबके दिमाग में 9 आएगा। आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि एक बार रुक कर सेकंड थॉट दें कि क्या 9 ही होगा? 9.1 नहीं हो सकता, 8.19 नहीं हो सकता, 8.1 नहीं हो सकता, 9.9 नहीं हो सकता? क्या लिखा है कि x एक इंटीजर होना चाहिए? नहीं, हमें तो बस अपनी तरफ से एक ही चीज मान के चलना है कि x एक रियल नंबर होना चाहिए। ओके, और 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.01, 9.09, 9.99 ये सब रियल नंबर्स हैं। तो क्या 8 और 10 के बीच में x की एक ही वैल्यू है? नहीं है। कितनी है? पता नहीं कितनी है, इनफाइनाइटली मनी है। बहरहाल एक तो नहीं है, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ई होता है। अभी तक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। मैंने आपको बताया कि ये चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, लेकिन फॉर मैक्सिमम लर्निंग, हर क्वेश्चन में आप गलती करें और कुछ सीखें, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चंस चूज किए हैं क्लास में करने के लिए। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा जॉनर चेंज करते हैं। अच्छा वैष्णवी, आपसे बातचीत नहीं हुई है अभी तक, तो आप मुझे जब तक ये बता दो प्लीज कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको कोई वो तो नहीं है ना अभी तक, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है और समथिंग, इज इट? चलो कूल, चलिए फिर ये क्वेश्चन देखिए। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, एक्चुअली दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 60 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ टू आंसर, स्टार्टिंग नाउ। ओके, ए ए ए डी डी डी, आरती ने अपना आंसर टाइम रहते चेंज कर लिया। ऑल राइट, देखिए क्या क्या चलता है लोगों के दिमाग में when they look at this question। मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। पहले स्टेटमेंट को जो आपने सॉल्व किया, एक्स का क्या वैल्यू मिला? 16। आस्था ने बोला 16, ऋतिक उल्टा लिख दिए 61, 16 सबने सॉल्व कर लिया पहला स्टेटमेंट और आंसर मिला 16। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भाई पहले स्टेटमेंट को सॉल्व करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, की जरूरत क्या जब आपने देखा ये लिखा हुआ, क्या तभी आपको नहीं मालूम था कि ये सॉल्व हो जाएगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा? आपको मालूम था ना, तभी आपने सॉल्व करना शुरू किया। अगर मालूम होता कि नहीं आएगा तो फिर उसके अंदर आप मेहनत ही नहीं करते। तो जब मालूम था कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो फालतू में मजदूरी क्यों की, मेहनत क्यों की? क्या निकाल लिया आपने एक्स इक्वल टू 16 कर निकाल के? अगर एक्स इक्वल टू 16.5 आ जाता या 15.5 आ जाता या 10 आ जाता, तो क्या आप ये कहते कि बस फर्स्ट से आंसर नहीं आया? तुम भी तो यही कहते ना कि फर्स्ट से आंसर आया। तो जब आपको मालूम था कि पहले से वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसको सॉल्व क्यों किया? मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर दोनों से अलग अलग भी वैल्यूज आती हैं तो भी आप डी आंसर बोलते हो। तो फिर दिया सॉल्व करके क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे आप? सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे थे और मुझे मालूम था कि आप इसमें टाइम बर्बाद करोगे, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि चलो आप ले लो 1 मिनट आराम से। तो आइडिया ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पर देखकर ही सीधे बोल देना चाहिए था सफिशिएंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स। डू यू सी एक्स एनीवेयर इन द डिनोमिनेटर? नो। डू यू सी एनी अदर पावर ऑफ एक्स अदर देन 1? नो। सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स। आपको मालूम है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 3 4 स्टेप्स बाद आएगा समथिंग एक्स इक्वल टू समथिंग, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स। बस बात यही खत्म हो गई। अब उसमें आगे कहानी लिखने से खींचने से क्या फायदा? फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट। नाउ योर आंसर इज गोइंग टू बी बिटवीन ए एंड डी ऑप्शंस। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि सेकंड स्टेटमेंट को लोग देख के छोड़ देते हैं, जबकि वो करना चाहिए था फर्स्ट स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के छोड़ देना चाहिए था, लेकिन लोग सेकंड स्टेटमेंट को देख के छोड़ देते हैं। क्यों? लोगों को अपनी कन्वीनियंस प्यारी है। एवरीबॉडी लाइक्स कन्वीनियंस। मेहनत कम करनी पड़े, माल ज्यादा मिले।
अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक स्पेशल केस है। हाँ मैं जानता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज देती है, लेकिन ये तो प्रॉमिस नहीं है ना कि दोनों वैल्यूज हमेशा डिस्टिंक्ट डिफरेंट अलग अलग ही होंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं, और ये वही केस था, चेक करना बनता था। सो दिस इज अ सुपर्ब क्वेश्चन जो आपको एक ही क्वेश्चन में दो उल्टी चीजें सिखाता है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि पहले को सॉल्व ना करो, दूसरी तरफ कह रहा हूँ दूसरे को सॉल्व करो। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, हमें थोड़ी सपना आएगा किसको सॉल्व करना है किसे नहीं करना है, हम तो फिर सभी को सॉल्व करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसीलिए हमें थ्योरीज और बेसिक्स की क्लैरिटी चाहिए होती है। सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का आपको गारंटी है, जब आपने पहला स्टेटमेंट देखा तो उसकी शक्ल से आपको गारंटी मिल रही थी कि एक्स का यूनिक वैल्यू आकर रहेगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट को जो आपने देखा, तो जो लोग एक्सपर्ट नहीं है उनको देखकर गारंटी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको काम करना था। कब तक काम करना था? जब तक आपको 100% गारंटी के साथ हाँ या ना आंसर ना मिल जाए कि हाँ भाई यूनिक वैल्यू आ रहा है या नहीं भाई यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, तब तक आपको काम करना चाहिए था। सो द आइडिया रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ड गारंटी। जहां आपको गारंटी मिल जाए वहीं काम करना छोड़ दो, क्योंकि इवेंचुअली एक्स 16 है या रूट 16 है, क्या करोगे यार? ऑप्शन तो आपको ABCD में से मारना है, जिसमें खाली ये लिखा है कि इससे आएगा उससे नहीं आएगा, उससे आएगा इससे नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो आंसर आपका डी ऑप्शन हुआ इस क्वेश्चन का। अच्छा, अब आपको तीन क्वेश्चंस एक साथ दिखाता हूं मैं, और आप तीनों के आंसर कॉमा के साथ। कॉमा से सेपरेट करके देंगे, एंड दीज आर क्वेश्चंस 7, 8, 9 फ्रॉम द हैंडआउट एज यू कैन सी, दीज थ्री। तो तीनों के आंसर आप सिंपली कॉमा से सेपरेट करके दे दीजिए, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा डी, ऐसे करके। एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी दोनों तरफ लिखा है। खुला खुला रहना है। अब आपके पास ऐसे ही दो या तीन क्वेश्चंस के सेट में क्वेश्चंस दूंगा आपको। स्पेंड सम टाइम ओवर देम। You may realize something while doing the second or third question, may want to change the answer to any question. Do all that and then tell me your final verdict of the
of 3 answers. क्या हो गया भाई? तक एक भी आंसर नहीं. Okay, चल. At least Vaishnavi tried. Three people have answered triple E. Aarti thinks ECE. 4 people triple E now. Astha CCE. Okay. Astha, क्या हो गया भाई? Rohan thinks CCC. पार्शियली कई लोगों का करेक्ट है. पार्शियली जैसे 3 में से 2 या 3 में से 1, लेकिन तीनों करेक्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है. मिसबा, रोहन, आस्था, सारे स्टार्स ने दे दिया आंसर. अभी प्रखर से उम्मीद रखता हूं मैं. प्रखर. एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चाहिए ही नहीं था भाई. ऋतिक, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चाहिए ही नहीं. रेक्टेंगल चाहिए. अच्छा, आप रेक्टेंगल ही लिखना चाहते हो. प्रखर है, चले गए. है तो. प्रखर भाई चुप क्यों बैठे हो? बताओ कुछ. ट्रिपल ई. प्रखर ऑल्सो थिंक्स ट्रिपल ई. चलो. थोड़ा सा ज्योमेट्री का इन्वॉल्वमेंट जरूर है इसमें, लेकिन आई टुक द चांस कि यार रेक्टेंगल का एरिया किसको नहीं मालूम. रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला तो सबको मालूम है. लेंथ इनटू ब्रेड्थ. है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको रेक्टेंगल नहीं मालूम या रेक्टेंगल का एरिया नहीं मालूम? सबको मालूम है. सबने कॉन्फिडेंस से आंसर दिया. चलिए, just everybody knows that product of the two adjacent sides is the area of the rectangle. Okay. तो क्लियरली पहला ही क्वेश्चन अगर मैं लूं, इनफैक्ट कॉपी कर लेता हूँ. ओके.
तो अगर हम बात करें तो क्लियरली हमारे क्वेश्चन का आंसर एडी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आंसर देने वाला नहीं है। सिर्फ एक साइड से आप नहीं बता पाएंगे रेक्टेंगल का एरिया, तो अगर ए आंसर नहीं होगा तो डी कहां से होगा। रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसा कोई एक प्रॉपर्टी सा बता रहा है, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। एक साइड दूसरे का स्क्वायर है, इससे आपको कोई नंबर पता नहीं चल रहा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचे सी और ई। आपके क्वेश्चन का आंसर सी या ई में से एक होने वाला है। पहले तो हमने इतनी बात क्लियर कर ली। अब देखते हैं, या तो दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा या दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। नाउ लिसन टू द वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स व्हिच रन इन पीपल्स minds and they play tricks with people's minds। लोगों के दिमाग के साथ क्या क्या खेल करता है उनका अपना दिमाग, कि कई सारे लोग ऐसा है कि भाई पहला स्टेटमेंट लिखा है कि एक साइड 9 सेंटीमीटर है। अब दूसरा स्टेटमेंट जब वो पढ़ते हैं तो अपने आप उनके दिमाग में ये अजम्पशन आ जाता है कि वो जरूर दूसरी साइड की बात कर रहा होगा। तो वो इस क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो वो इसको भाई पहली साइड 9 है और दूसरी साइड 9 का स्क्वायर होगी। ठीक है, तो इस तरह के लोग एक यूनिक आंसर पे पहुंचते हैं। उनको लगता है कि साइड्स आर 9 and 81, सो एरिया विल बी 9 into 81, सो यूनिक आंसर। ठीक है, तो ये दिमाग ने गेम प्ले किया। आप पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और आपस में कंफ्यूजन हो गया, और आप वहां पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट की जगह पहली साइड और दूसरी साइड पे आ गए और बात वहां खराब हो गई। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग हैं जो 9 देखते ही जिनके दिमाग में आया कि अरे 9 तो खुद स्क्वायर होता है। इट्स लाइक द फर्स्ट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। आपके दिमाग में कौन सी चीज ने ज्यादा जगह घेरी हुई है, वो जो जैसा होता है ना कि रैम रैम किस एप्लीकेशन ने ज्यादा यूज किया है, उस हिसाब से दिमाग उस तरफ बायस्ड हो जाता है। तो अगर रैम आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है इस बात ने कि 9 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, और फिर बात हुई कि एक साइड दूसरे का स्क्वायर है, तो आपके दिमाग को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया इस बात ने कि 9 स्क्वायर है, जरूर दूसरी साइड 3 होगी। आपके दिमाग में दूसरी बात आने ही नहीं पा रही है, क्योंकि सारा रैम तो ऑक्यूपाइड है परफेक्ट स्क्वायर के सेंस से। तो उन लोगों को भी इसका यूनिक आंसर लगता है, और ये दोनों ही चीजें गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट है। दोनों आपको एक ही रेक्टेंगल की बात बता रहे हैं। दोनों के हिसाब से ऐसा है कि एक साइड 9 होनी चाहिए और एक नंबर दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखिए दोनों केसेस में एक साइड 9 है और एक साइड दूसरे का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर यूनिक नहीं है, आंसर ई हो गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर तो ई हुआ। ठीक है, तो जिसने भी आंसर पहले क्वेश्चन का ई लिखा है, तो चलिए वो तो पहला पड़ाव उनका पार हुआ। रोहन आप समझे ना सी क्यों नहीं हुआ। ये दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों में से कोई एक थॉट प्रोसेस रहा होगा आपका, या किसी का भी, आस्था जैसे आपका भी, या फिर ऋतिक ने मुझे अलग से लिखा कि उनको भी लग रहा था पहले कि सी होगा। तो जिसको भी सी लग रहा था पहले क्वेश्चन का आंसर, उन सब का मोस्ट प्रोबेबली 99% इन दोनों में से कोई एक थॉट प्रोसेस रहा होगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ। सेकंड क्वेश्चन में उन लोगों को चेक देने के लिए जो लोग परफेक्ट स्क्वायर वाली, अच्छा ये तो यार कॉपी है। चलो सेकंड क्वेश्चन जो था वहां पर, इरेजर काम करेगा नहीं करेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर सॉरी 5 लिखा हुआ है इस जगह पर। तो उन लोगों को एक चेक मिलता है जो कि 9 को परफेक्ट स्क्वायर समझकर और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब उनके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि यार पहली साइड तो 5 है, अब तो जरूर एक ही पेयर हो सकता है 5 and 25। वो लोग कंसीडरेशन ही नहीं देते कि एक पेयर 5 और √5 भी हो सकता है, क्योंकि √5 एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे वो रोज डील करते हैं। 5 से तो रोज डील करते हैं, 5 एक ऐसा नंबर है जिससे रोज के बेस पे डीलिंग होती है, बट √5 से डीलिंग नहीं होती। तो √5 या तो जहन में नहीं आता
या फिर सब कॉन्शियस उसे रिजेक्ट करके पहले ही भगा देता है और आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने ही नहीं देता। और यहाँ पर फिर वो वाली बात को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि हमारा दिमाग बायस्ड है टुवर्ड्स इंटीजर्स, डेसिमल्स, इरेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस के टुवर्ड्स उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो ये आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत थी। आपको पूछा गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, √5 साइड नहीं हो सकती, ये किसने बोला आपको? आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है कि √5 की साइड बना के देना है, बस √5 साइड है, होगा एरिया 5 √5 हो जाएगा या 125 कुछ भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी तरह से ई है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर ई है। ओके, तो जब आपने ये दोनों करके देख लिया, दिमाग की एक और आदत होती है जनरलाइजेशन। ठीक है, देखिए मैं सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें करता हूँ, मेरे को बहुत फैसिनेट करता है ये थ्योरी जो है सबकॉन्शियस माइंड का, इट्स अमेजिंग थ्योरी। और बहुत कुछ मैंने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, बहुत कुछ अमेजिंग चीजें ऑब्जर्व की हैं और करती हुई देखी हैं, करके देखी हैं, होती हुई देखी हैं, बिकॉज ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड थिंग। तो आपने देखा कि यार, तो सबकॉन्शियस माइंड का एक और आदत होता है जनरलाइज करना, या अगर हम ब्लंटली बोले तो जजमेंट करना, जजमेंट पास करना। हम बहुत जल्दी किसी का कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, किसी नए से मिले, किसी नए बंदे से मिले, तो हम बहुत जल्दी कोशिश करते हैं कि ये किस तरह टाइप का इंसान है, उसको ज्यादा चांस नहीं देते, या तो वो दोस्त बन जाए फिर उसको चांस अपने आप मिलता रहता है, नहीं तो हम जल्दी उसे फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं, करना है नहीं करना है, ये है वो है, इसको रखना है नहीं रखना है। तो जजमेंट जल्दी पास करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा जो है वो नंबर्स के साथ, यही यही जो एटीट्यूड है, ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसी तरह से जब आपने दो क्वेश्चंस देखे तो आपने डिसाइड कर लिया कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ई होगा। आप वहां पे 9 रखो, 5 रखो, 7 रखो, 10 रखो, इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा ई होगा। ये जनरलाइजेशन कहलाता है। वहीं पर इस क्वेश्चन ने फिर से आपको धोखा दिया तीसरी बार में। जब यहाँ पर 1 लिख दिया, जब यहाँ पर काट कर 1 लिख दिया, तो अब खुद सोचो, एक साइड 1 है और दूसरा साइड 1 का स्क्वायर है, या फिर एक साइड 1 है और दूसरा साइड 1 का अंडर रूट है। अब क्या आपका एरिया अलग अलग आएगा? बाकी केसेस में तो आ रहा था, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। आपका आंसर सी हो जाएगा इस बार। तो आपका जो करेक्ट आपका जो करेक्ट ऑर्डर था आंसर्स का वो ईईसी था। लास्ट पॉइंट भी, इससे पहले कि कोई बोले मैं खुद ही बोल देता हूँ। कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं जब मैं ये सब कुछ बताता हूँ कि सर बाकी सारी बात तो चलो हम आपकी मान लेते हैं, लेकिन जो आपने ये तीसरा वाला बताया हम उसके साथ राजी नहीं हैं, क्योंकि जब दोनों साइड 1 हो जाएंगी तो वो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं, वो स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपकी इतनी बात मानता हूँ कि वो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मानता कि वो रेक्टेंगल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का ही बेटा होता है। मतलब it belongs to the family of parallelograms. So all squares are rectangles, all rectangles are parallelograms, all parallelograms are quadrilaterals, but not vice versa. All parallelograms are not squares, all rectangles are not squares. ठीक है, लेकिन all squares are rectangles. Even if both the sides were equal, यानी कि it became a square, it was still a rectangle, and this time the value of the area was a unique number. Hence both statements together were sufficient for you to answer the question. आंसर इसका सी हो गया, ईईसी, जो कि मुझे तीनों का ये ऑर्डर किसी ने लिख के नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा था कि आंसर 100% करेक्ट किसी ने नहीं दिया, पार्शियली करेक्ट आंसर दिए हैं। तो मोस्टली लोगों के 2 आंसर सही थे, एक गलत था, ईईसी हो गया। अब जो 3 क्वेश्चंस का मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये 3 क्वेश्चंस, 12, 13, 14। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मैथ से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक तो फिर भी हल्का फुल्का मैथ से रिलेशन था, लेकिन ये तो एकदम मैथ से इनका कोई लेना देना नहीं। आराम से पढ़िए, आराम से आंसर करिए, कुछ आपको लिखना नहीं पड़ेगा। टेक अ मिनट एंड आंसर ऑल द 3।
सर थर्ड क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट विजिबल नहीं है सर। नहीं नहीं, 12 13 14 करना है, 15 करना नहीं है, 12 13 14 करना है। अच्छा सर ये तीनों करना है। अच्छा, आंसर्स आ गए हैं। ट्रिपल सी, ट्रिपल बी, CEE, CBC, CCC। मतलब मिसबा, पहले क्वेश्चन का आंसर बी कैसे होगा ये बताओ। ट्वेल्थ वाले का आंसर आपने बी लिखा ना। खाली सेकंड स्टेटमेंट देख के कैसे बता देंगे कि बाला टॉलेस्ट स्टूडेंट है या नहीं? सोचिए जरा। सब दिमाग का खेल है। कभी कभी हमें खुद ही लगता है कि अरे खाली सेकंड से तो आंसर आ गया। हाँ, तो ह्यूमन एरर। सो आई बिलीव एवरीबडी नोज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इज बाला द टॉलेस्ट। इन तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके। चलिए जी, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ए या डी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर इन तीनों में से ही होगा। ठीक है, मैं आपको इन तीन क्वेश्चंस के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि ये जो अपना ऑर्डर होता है ना ऑप्शंस को डील करने का, ADBCE, आप इसको भूलना मत। तो आपने क्वेश्चन वाला द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सबसे पहले यहाँ पर अभी से पहले मैंने किसी क्वेश्चन में आपसे ये बात नहीं पूछी, अब पूछता हूँ।
क्वेश्चन का आंसर किस टाइप का होगा? अजीब सा पूछ रहा हूं बात। देखो, इसके पहले क्वेश्चन हुआ करता था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे थे, यूनिक वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया, तो आप एरिया का वैल्यू ढूंढ रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है इज बाला द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। इस तरह के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? यस और नो, है ना। आपसे अगर पूछें कि भाई आर यू अ ग्रेजुएट, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैं बीटेक हूं बे, या मैं तो मास्टर्स कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। आप उसका सीधा आंसर दोगे यस और नो, ठीक है। आपसे वो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा, वो अपने क्वेश्चन का आंसर मांग रहा है यस या नो। इज योर नेम पीयूष, आर यू अ बॉय, आर यू ग्रेजुएट, डू यू अर्न मोर देन 70,000 रुपीज अ मंथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह क्वेश्चन का आंसर यस या नो होता है। इस बार द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, आंसर जस्ट यस और नो। तो अब आपका कोई भी स्टेटमेंट इनसफिशिएंट तब होगा जब वो ना तो यस बता पाए ना नो बता पाए, या किसी सिचुएशन में यस किसी सिचुएशन में नो बताए, किसी एक आंसर के साथ स्टिक ना कर पाए। समझे बात? चलिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है बाला टॉलेस्ट बॉय है क्लास का, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो क्या वो क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट का होगा? पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी। तो भैया बी आंसर, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता आंसर, और तीनों का पहला स्टेटमेंट यही है, इसीलिए मैंने एडी पहले ही उड़ा दिया। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सुलेखा जो क्लास की सबसे लंबी लड़की है वो बाला से छोटी है। तो बाला से छोटी है, तो इससे बाला टॉलेस्ट लड़का हो गया, तो सॉरी टॉलेस्ट स्टूडेंट हो गया। टॉलेस्ट लड़का तो खैर वो है ही, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट पहला स्टेटमेंट हम जरा उड़ा देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बाला क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट है? और आपको इंफॉर्मेशन ये है कि क्लास की सबसे लंबी लड़की उससे छोटी है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि सारे लड़के भी उससे छोटे हैं या नहीं है? नहीं पता चलता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको आंसर नहीं देगा। ओके, तो अब आपका आंसर सी या ई में से है। अगर आप दोनों को मिलाते हैं कि क्लास में सबसे लंबा लड़का तो वो था ही, सारे लड़कों से लंबा था और सारी लड़कियों से भी लंबा था, अब वो पक्का आंसर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा आंसर, और सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर आपको कॉन्फिडेंटली देना चाहिए था और सही देना चाहिए था, जिन लोगों ने दिया भी सी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से चमत्कार चालू होगा। सेकंड क्वेश्चन में फिर वही आपसे पूछी गई है बात, और फर्स्ट स्टेटमेंट में फिर वही बात बताई गई है। तो कई बार फ्लो में लोगों को लगता है कि यार उसमें शॉर्टर बताया था, इसमें टॉलर बताया है। अच्छा, अब यहां पर दो बातें, आपको ये मालूम चल गया कि बाला टॉलेस्ट स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि क्लास में एक लड़की उससे लंबी है। तो हाउ कैन ही बी द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास? सो बाला इज नॉट द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब क्योंकि आंसर नो है, कुछ लोग आंसर इसका ई दे देते हैं कि भाई हमें तो आंसर नहीं आया। भाई आंसर ना आना और आंसर का ना आना अलग अलग बात है। नो आंसर एंड नो एज एन आंसर आर डिफरेंट थिंग्स। नो आंसर मतलब आपने कुछ भी कर लिया, आपको आंसर ही नहीं मिला, अभी आपको एडिक्वेट डेटा नहीं है, आपको और डेटा की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो कोई भी डेटा मिल जाए, आपका आंसर बदलेगा नहीं, और आपको आंसर मिल चुका है और आपको आंसर यूनिक मिला है। आंसर आपका नो है। नो इज योर आंसर। डिड यू गेट द आंसर? यस। अच्छा, तो इसका आंसर ई तो नहीं होगा, ठीक है, ये थॉट गलत था। आंसर नो है। अब ढूंढो कि आंसर किसकी वजह से नो है, किसकी वजह से नो है। क्या दोनों को मिला के आंसर आ जाएगा? चलो, इसमें ई कट चुका है, आंसर बी और सी में से होगा। तो मोस्टली लोग कहेंगे कि सी होगा, दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। नहीं, दोनों को मिला के नहीं देखना पड़ेगा। याद रखिए, आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है। आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा बंदा टॉलेस्ट है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर हमारा बंदा टॉलेस्ट है तब तो मैं आंसर में इंटरेस्टेड हूं, अगर नहीं है तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि कौन है। समझ रहे हैं बात? अब सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, एक बार मैं आपकी हेल्प करता हूं उसके लिए। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए,
द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास इज टॉलर देन बाला। क्या ये बात सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि बाला टॉलेस्ट स्टूडेंट नहीं है? क्या आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की एक्चुअली जरूरत है? नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट अकेले दम पर आपको ये बता रही है कि बाला टॉलेस्ट स्टूडेंट नहीं हो सकता, बात खत्म। अब वो टॉलेस्ट बॉय है कि नहीं है वो सब क्या कहते हैं इररिलेवेंट, आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या करोगे जान के? क्या आपका आंसर बदल जाएगा उससे? नहीं बदलेगा। वो लड़कों में सबसे लंबा हो गया है, सबसे छोटा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? टॉलेस्ट तो वो एनीवे नहीं होने वाला है। आंसर आपको मिल चुका है और सेकंड स्टेटमेंट अलोन से मिला है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का सी नहीं है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी है। सो सी बी, समझे ना बात? तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते कुछ हैं और दिमाग में जाता कुछ है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है इस बाला द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और हमारे दिमाग में चल रहा है कि हु इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। समझे ना? तो इसीलिए मैं डेटा सफिशिएंसी मुझे बहुत फेवरेट है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन टाइप्स है। आपके दिमाग को हमेशा सेंटर में रखेगा, चारों तरफ से चेक करता है, कहीं आप सबकॉन्शियस वाइज मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं आप क्वेश्चन को गलत तो नहीं समझ रहे हैं, आप मिनिमम डेटा से आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है, इनका मैथ से क्या लेना देना है, इसका किसी भी चीज से क्या लेना देना है? ये तो जनरल कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन वहीं पर कभी कभी गलती हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो गया। सेकंड क्वेश्चन को मैं डन मान रहा हूँ, कोई भी दिक्कत है अगर अपनी तरफ से मैंने वैसे सारे पॉइंट समझा दिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड या इस वजह से गलत नहीं होता। अरे मैंने क्या मिटा दिया, सीबीई बीसीई। हाँ देखो, पहले से तो आंसर आने वाला नहीं था। सेकंड अलोन, अभी क्या है यहाँ पर नॉलेज आपको धोखा देती है। ये बिल्कुल अलग टेंजेंट पे ले जाता है ये क्वेश्चन आपको। आपकी नॉलेज क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश, कई बार दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि आई हैव 5 बेस्ट फ्रेंड्स, which technically is not possible. You can only have one best friend, or you can have no best friend. You have 5 friends who are equally good, so you cannot call anybody of them as your best. ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं I have 5 best friends, and फिर हम ये भी बोलते हैं कि the bestest of them, which is not even a word. Okay, तो please understand, ये स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश के बीच के फर्क है। स्पोकन इंग्लिश में हम कुछ चीजें ऐसी बोलते हैं जहां पर एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर कम इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी नजरों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्पोकन और इमोशंस की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम टेक्निकल बातें करते हैं। तो यू कैन नॉट हैव 2 बेस्ट, 2 टॉलेस्ट, 2 शॉर्टेस्ट, 2 शार्पेस्ट, 2 प्रिटीएस्ट, 2 अगलीस्ट। समझ रहे हैं? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में 2 बातें जाननी बहुत जरूरी है। एक, उससे ज्यादा कोई नहीं, और दूसरा, उसके बराबर भी कोई नहीं। आप तभी किसी को टॉलेस्ट कहेंगे जब ना तो कोई उससे ज्यादा लंबा हो और ना ही कोई उसके बराबर लंबा हो। अगर कोई उसके बराबर भी निकल गया तो वो बंदा टॉलेस्ट कहलाने का अधिकार खो देगा। समझ रहे हैं बात? तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आंसर बी हुआ था, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट अकेले ने आपको ये कंफर्म कर दिया था कि भाई क्लास में कोई लड़की उससे लंबी निकल गई, अब तो बाला टॉलेस्ट कहला नहीं सकता। इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी बी ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट ने आपको कंफर्म कर दिया कि क्लास में कोई लड़की बाला के बराबर निकल गई, अब तो बाला हमारा टॉलेस्ट स्टूडेंट कहला ही नहीं सकता। आई होप आई एम क्लियर। टॉलेस्ट तभी कहलाएगा जब ना तो कोई उससे लंबा हो और ना ही कोई उसके बराबर भी हो। अब जब क्लास में कोई उसके बराबर निकल ही गया है तो क्या फर्क पड़ता है आपको ये जानकर कि उसके क्लास में लड़का कोई और उससे छोटा था या बड़ा था या नहीं था? बात खत्म हो गई यार। अब कोई उसके बराबर निकल गया, अब आप कुछ भी कर लो, बाला टॉलेस्ट नहीं कहला पाएगा। हेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आंसर्स वाज सी बी बी। इस तरह से कई सारे ब्रिलियंट क्वेश्चंस के सेट्स हैं यहाँ पर,
जिनमें आप पहले शॉर्ट में गलत आंसर दोगे, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर आप में से मैक्सिमम लोग गलत देंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मैक्सिमम लोग गलत देंगे पहली बार में। क्वेश्चन नंबर 25 लोगों के बाउंस हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चुनिंदा क्वेश्चन है, ये मैं हैंड आउट अभी 5 मिनट के अंदर ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा। वैष्णवी अभी तक ग्रुप पे नहीं है क्योंकि आपकी पहली क्लास है ऑब्वियसली, तो आप मुझे अलग से प्लीज पिन कर दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये पूरा हैंड आउट, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया 47 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस जबरदस्त हैं, आंसर की पीछे नीचे दिया हुआ है। ओके, और इसके ऊपर हम एक डाउट सेशन कर लेंगे आने वाले 2 दिनों के अंदर। कल मैं बिजी हूँ, परसों क्लास कर सकता हूँ। आपके पास 2 दिन का टाइम है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। और यस, दैट विल बी इट। अभी जरा मैं अपना नंबर दे देता हूँ। वैष्णवी, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम, वेरेवर। ये फाइल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, डॉक फाइल, फॉरवर्ड कर दूंगा। यू कैन ट्राई इट आउट एंड चेक योर आंसर्स। तो इस फाइल के कुछ क्वेश्चंस के डिस्कशन की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी गाइस। तो अभी तो आप इसको सॉल्व करिए, ट्राई करिए, आंसर्स नीचे लिखे हुए हैं, देख लीजिए। अगर अपनी गलती खुद पकड़ में आ जाती है तो ठीक है, और नहीं तो हम एक छोटा सा क्लास करेंगे कल जैसा डाउट सॉल्विंग के ऊपर, और आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं ये भी डिक्लेयर करता हूं कि अब से हर चैप्टर में, मैथ्स के हर चैप्टर में डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस भी होंगे, जैसा कि वेन डायग्राम के आखिरी 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि अब आपको डेटा सफिशिएंसी का आइडिया लग गया है, और हर डेटा सफिशिएंसी के यही 5 ऑप्शंस रहेंगे मेरी साइड से। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपका एक फाइनल टच टेस्ट कर लेता है कि आपको कितनी क्लैरिटी आ गई, छोटी मोटी निटी ग्रिटीज में आपको टेस्ट करता है अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, और आपको एक तरह से लिटमस टेस्ट आपका हो जाता है। तो आफ्टर यू आर डन विद ऑल द प्रैक्टिस एंड ऑल, आखिरी में 10 15 20 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर चलिए गाइस, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विद यू इन अ व्हाइल। वैष्णवी, माय नेम इज मयंक। तो नंबर मैंने आपको दिखा दिया है, अभी मैंने आपका टेक्स्ट पढ़ा। तो ठीक है फिर वैष्णवी, आप तो टेक्स्ट करोगे ही, तो बाकी बातें मुझसे वहां पूछ लेना। बाकी लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी क्वेश्चन एंड अटेंडिंग द क्लास पेशेंटली। सी यू अगेन। ये रिकॉर्डिंग आपको कल अवेलेबल हो जाएगी। चलो, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू। ओके, बाय बाय।